लर्नर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटिव क्लास। यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इंग्लिश सेंटेंस जो होता है उसमें दो तरह के क्लासेस होते हैं, एक को हम मेन क्लास कहते हैं और दूसरे को सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। मेन क्लास को आप प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लास को आप डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। अगर आपको इसमें कोई परेशानी आ रही है मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को समझने में, तो पहले इस चैनल पे मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास का एक टॉपिक वीडियो लेक्चर बना हुआ है, उसको आप देख लीजिए, ताकि जब आप यहाँ पे आए रिलेटिव क्लास को समझने के लिए तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए समझना। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं रिलेटिव क्लास की। रिलेटिव क्लास क्या है? रिलेटिव क्लास इज एक्चुअली सबऑर्डिनेट क्लास। ये एक सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लास का काम देता है, ये मेन क्लास नहीं होता है और ये कुछ खास वर्ड से जुड़ा हुआ होता है, किसके साथ? मेन क्लास के साथ। रिलेटिव प्रोनाउंस उनको कहा जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट, होम, हुज, व्हेन, वेयर, एटसेट्रा, तो ये सारे वर्ड जो होते हैं इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं और यही एक क्लास जिसको रिलेटिव क्लास कहते हैं इसको मेन क्लास के साथ जोड़ते हैं। यानी हर एक रिलेटिव क्लास के सामने आप इन वर्ड्स में से कोई ना कोई देखोगे। प्रोनाउंस के आप फंक्शन अगर देखें हम, तो इनके फंक्शन क्या, ये क्या काम करते हैं? नंबर 1, ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स लाइक ऑर्डिनरी प्रोनाउंस, यानी आम प्रोनाउंस की तरह, जैसे ही, वी, दे, आई, इन्हीं प्रोनाउंस की तरह ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम देख सकते हैं इस सेंटेंस में। दूसरा काम ये क्या देते हैं? दे जॉइन टुगेदर क्लास। एक तो प्रोनाउंस का काम भी देते हैं और ये कंजक्शंस का काम भी देते हैं। ये दो क्लास को आपस में जोड़ते हैं, मेन क्लास को और सबऑर्डिनेट क्लास को। इसको हम रिलेटिव क्लास। यहाँ देखिए आप एग्जांपल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंग्री मैन ही जस्ट येल्ड। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस जो है व्हाट इज द नेम ऑफ द एंग्री मैन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव यहाँ पे सेंटेंस है। दूसरा है ही जस्ट येल्ड, ये भी एक सेंटेंस। अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को यहाँ पे मिलाऊं, आप देख रहे हैं सेंटेंस क्या बन रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एंग्री मैन हु जस्ट येल्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हु वर्ड है ये कंजक्शन का काम दे रहा है और साथ में ये प्रोनाउन का भी काम दे रहा है, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और हु जस्ट येल्ड ये वाला पार्ट जो है इसको हम रिलेटिव क्लास कहते हैं। ये मेन क्लास नहीं है बल्कि एक रिलेटिव क्लास है। आगे हम बात करते हैं यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस की। जब हम यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं तो पहले हमारे जहन में आता है हु एंड विच। हु की जब हम बात करते हैं WHO हु, तो ये पीपल जो होते हैं, पर्सन, उनके साथ यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा, द बॉय हु लॉस्ट हिज वॉच हैज कम बैक। देखिए यहाँ पे द बॉय इट अकर्स, इट कम्स इन ए पीपल या पर्सन की, ये एक पर्सन की मैं बात करूं तो मैंने हु यूज किया। दूसरा सेंटेंस है विच, थिंग्स के साथ, ही हैज फाउंड द वॉच विच ही लॉस्ट। तो वॉच की बात है, ये एक चीज है, थिंग है, तो विच यूज किया है। तो हु पीपल के साथ यूज किया जाता है और विच हम थिंग्स के साथ यूज करते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे दैट की। दैट की जब हम बात करते हैं, दैट कैन रिप्लेस होम और विच बट इट यूजुअली रिप्लेसेस हु। अगर हम किसी सेंटेंस में देखते हैं जहाँ पे आपने होम यूज़ किया है या विच किया यूज़, तो ये उसको उसके बदले आप अक्सर बेशतर दैट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जहाँ पे आपको लगता है हु यूज़ होगा तो वहाँ पे दैट होता है यूज़। यानी आप दैट भी यूज़ कर सकते हैं, हु भी यूज़ कर सकते हैं एक ही जगह पर, और वो बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। हालांकि आप होम के बदले और विच के बदले भी दैट को यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे एक बात हमें पता चली कि दैट भी हम लगा सकते हैं दोनों के साथ। किन के साथ? चाहे आप पर्सन की बात करें या पीपल की बात करें या आप थिंग्स की बात करें, तो वहाँ दोनों सूत्र में हम दैट को लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आमतौर हम हु के बदले दैट को यूज़ करते हैं। अगर हम इस बात को यहाँ एग्जाम्पल के हिसाब से, एग्जाम्पल की मदद से समझना चाहें, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है माई मदर इज द ओनली पर्सन हु अंडरस्टैंड्स मी। इसको आप लिख सकते हो माई मदर इज द ओनली पर्सन दैट अंडरस्टैंड्स मी। तो ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। माई मदर यहाँ पे पर्सन है तो पर्सन के साथ हम दैट, मैंने कहा कि इसके साथ भी हम हु लगाते हैं, लेकिन हम हु के बदले दैट भी लगा सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है द बुक विच ही बॉट वाज यूजफुल। हम कह सकते हैं द बुक दैट ही बॉट वाज यूजफुल। तो थिंग्स और पर्सन दोनों के साथ हम दैट लगा सकते हैं। वहां पे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, दैट दोनों के साथ हम लगा सकते हैं। यहाँ पे हम बात आगे करेंगे। देखिए होम है, अब WHO होम। होम रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और पोजेशन एंड इज यूज्ड ओनली इन फॉर्मल राइटिंग। होम जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये ज़्यादातर फॉर्मल राइटिंग में यूज होता है और ये रेफर करता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, या तो पोजेशन दिखाता है या तो ऑब्जेक्ट की तरफ ही दिखाता है। एग्जाम्पल की तरफ अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे, द पर्सन्स होम ही मेट इनवाइटेड हिम फॉर लंच। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में द पर्सन्स, यहाँ पर्सन्स की बात आ रही है, होम ही मेट तो जिनके साथ वो मिला, तो उन्हीं लोगों ने उसको लंच पे बुलाया। तो इस सेंटेंस में ये क्लियर हो गया कि होम हम पॉजेसिव अंदाज में यूज कर सकते हैं, या मैंने पहले कहा कि इट रेफर्स, होम जो है इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इस सेंटेंस को, जब हम क्लियरली देखते हैं द पर्सन्स होम ही मेट इनवाइटेड हिम फॉर लंच, तो यहाँ पे जो ये वर्ड होम है ये ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं बल्कि सब्जेक्ट जो इसका है, इस सेंटेंस का, जिनको हम यहाँ पे पॉजेसिव तरीके से इस होम को ले रहे हैं कि उन्होंने ही इसको बुलाया, मिलने वाले को ही जो यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्लियर हो रहा है। चलिए हम अब आगे बात करते हैं व्हेन और वायर की, कि ये हम यूज कहाँ पे करते हैं। when एंड वायर दे रेफर टू टाइम एंड प्लेस इन ए रिलेटिव क्लास। जब हम when और वायर की बात करते हैं, when टाइम दिखाता है, चाहे आप ईयर की बात करें, मंथ की बात करें, आवर की बात करें, डे की बात करें, और वायर टाइम प्लेस दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा कि इट वॉज ए ईयर व्हेन नो स्नो फेल इन कश्मीर। यहाँ पे देखिए टाइम का इशारा हुआ है, एक पर्टिकुलर ईयर, एक साल का जिक्र है। अगर आप नीचे देखेंगे द होटल वायर ही स्टेड वॉज चीप। अब होटल है, एक प्लेस, एक जगह का नाम है, कोई खास जगह है जहाँ पे होटल है, तो यहाँ पे वायर यूज हुआ है। तो क्लियर हुआ व्हेन और वायर, एक तो टाइम के लिए व्हेन होता है और वायर प्लेस के लिए यूज होता है।
हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम हुज की बात करते हैं, हुज इज ए पॉजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन यूज टू रेफर टू पीपल और थिंग्स। तो हुज दोनों के साथ होता है, पर्सन के साथ या पीपल कह लीजिए और थिंग्स के साथ। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, देखिए, ही मेट द मैन हुज सन वॉज अरेस्टेड लास्ट मंथ। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो हुज है ये पोजेशन दिखाता है। पोजेशन मीन्स किसी चीज़ का, किसी का होना। जैसे ही मेट द मैन हुज सन, तो किसका बेटा था, वही आदमी जिसके साथ वो मिला, वॉज अरेस्टेड लास्ट मंथ। तो दूसरा सेंटेंस यहाँ पे देखिए, दिस इज द कार हुज बैटरी वॉज स्टोलन। अब किसकी बैटरी स्टोलन की गई थी, चोरी हो गई थी, इसी कार की, हुज बैटरी। तो यहाँ पे हुज हमने दोनों के साथ यूज किया, हमने पर्सन के साथ भी यूज किया और हमने थिंग्स के साथ भी यूज किया। तो हुज पोजेशन दिखाता है और दोनों थिंग्स और पर्सन के साथ यूज होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव क्लास। आगे हम बात करेंगे डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास की। पहले बात कर लेते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास की। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये डिफाइन्स थिंग्स। ये जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, ये थिंग्स को डिफाइन करता है, चाहे कोई पर्सन हो या थिंग हो, उसके मतलब पूरा बताता है। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, आप देख लीजिए, एग्जाम्पल है द मैन इज कमिंग फॉर लंच। ये वाला सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि सेंटेंस पूरा यहाँ पे मीनिंग नहीं दे रहा है। अब दूसरा नीचे सेंटेंस मैंने लिखा है, द मैन हु पेंटेड द हाउस इज कमिंग फॉर लंच। तो यहाँ पे हमें क्लियर मीनिंग दे रहा है ये सेंटेंस कि वही आदमी जिसने इस घर को पेंट किया है वही लंच के लिए आ रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है एक सेंटेंस में, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। द रिलेटिव क्लॉज इज एसेंशियल इन ए डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस। एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखेंगे, एन आर्किटेक्ट इज अ पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स। अगर आप पहला हिस्सा देखेंगे, एन आर्किटेक्ट इज अ पर्सन, तो ये मेन क्लॉज है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन फिर भी ये वाला हिस्सा जो है, हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स, हमें लगता है अगर ये वाला हिस्सा ना हो तो ये सेंटेंस पूरी यहाँ पे। तो हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स ये रिलेटिव क्लॉज है, लेकिन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। ये डिफाइन कर रहा है आर्किटेक्ट को। वर्ड आर्किटेक्ट जो है या जो पर्सन आर्किटेक्ट है उसको डिफाइन कर रहा है। कौन सा क्लॉज, हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स। तो डिफाइनिंग क्लॉज हमेशा इंपॉर्टेंट होता है एक रिलेटिव क्लॉज में, तो ये जो सेंटेंस के हिसाब से। इसके बाद यूज ऑफ दैट हम बात करेंगे, यूज ऑफ दैट की। द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड वेरी ऑफन इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, स्पेशली इन स्पोकन फॉर्म। तो जब भी हम डिफाइनिंग क्लॉज की बात करते हैं, ज़्यादातर हम दैट यूज़ करते हैं, चाहे आपको वहाँ पे हु लगे कि हु यूज़ होगा या विच होगा, लेकिन हम वहाँ पे दैट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब वहाँ पे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, खास तौर जब हम बोलने में, बोलचाल में, स्पोकन इंग्लिश में हम बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ अर्शिद's फ्रेंड दैट वर्क्स एज अ टीचर। आप हु भी यूज़ कर सकते हैं। और एग्जाम्पल, द पीपल दैट हैव मूव्ड इन नेक्स्ट डोर आर वेरी फ्रेंडली। यहाँ पे भी हु यूज़ हो सकता है, लेकिन हमने दोनों जगह पे दैट का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। यहाँ पे आप देखिए, इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑफन ड्रॉप्ड इफ इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन ए रिलेटिव क्लॉज। अक्सर बेशतर हम जब ये रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, यानी वर्ब इसी के बारे में बोलता है, तो हम इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे वी वांट एवरीथिंग मनी कैन बाय, तो यहाँ पे मैंने दैट लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में, आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही सेंटेंस लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, वी वांट एवरीथिंग मनी कैन बाय। अगर आप इसको अगर फुल लिखना चाहिए, इट इज वी वांट एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय। तो यहाँ पे डिफाइनिंग क्लॉज में हम कभी कभी इस रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप भी कर सकते हैं जब ये ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का उस सेंटेंस, पर्टिकुलर सेंटेंस में। वी नीड नॉट गो फॉर दिस रिलेटिव प्रोनाउन, हम इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की बात करेंगे। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। ये जो नॉन डिफाइनिंग होता है, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की तरह इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट की, मतलब चाहे वो नाउन हो, नाउन फ्रेज हो। नॉट एसेंशियल फॉर फुल मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस लाइक डिफाइनिंग क्लॉज। तो डिफाइनिंग क्लॉज की तरह इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं होती, ये मीनिंग कंप्लीट करने में मदद नहीं देती, बल्कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर हु वर्क्स इन सऊदी लाइक चाइनीज फूड। तो यहाँ पे माई ब्रदर हु वर्क्स इन सऊदी, ये वाला हिस्सा जो है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। हु वर्क्स इन सऊदी, असल में क्या सेंटेंस है, माई ब्रदर लाइक चाइनीज फूड। आगे बात यहाँ पे करेंगे यूज ऑफ दैट। दैट इज नॉट यूज्ड इन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, इंस्टेड हु फॉर पीपल एंड विच फॉर थिंग्स। तो हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में दैट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम पीपल के या पर्सन के लिए हु यूज करते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में, और थिंग्स के लिए विच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है, सलमान खान हु इज एन एक्टर लिव्स इन मुंबई। अब यहाँ पे देखिए, सलमान खान लिव्स इन मुंबई, ये असल में सेंटेंस है। अब हु इज एन एक्टर, दिस इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये वाला हिस्सा क्या है, यहाँ पे ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, लेकिन यहाँ पे सलमान खान एक पर्सन की बात आ रही है, पीपल में आ रहा है, तो हु मैंने यूज किया हुआ है यहाँ पे। नीचे देखेंगे आप, विच कहाँ पे यूज होता है, अमूल विच इज अ ब्रांड ऑफ बटर इज अवेलेबल इन मार्केट। तो यहाँ पे अमूल के साथ विच आए क्योंकि हम थिंक की बात कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इज नॉट ड्रॉप्ड इन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में हम जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वहाँ पे चाहे हु होगा, वहाँ पे विच होगा, तो हम उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन वहाँ पे ड्रॉप करोगे तो मीनिंग जो होगा तो वो वहाँ पे उसमें उसको समझने में आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है या उसका मीनिंग टोटली चेंज हो सकता है। नेक्स्ट इज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इज यूज्ड इन फॉर्मल राइटिंग। तो ये जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, तो ये ज़्यादातर फॉर्मल राइटिंग में यूज होता है।
सो दिस वाज सम मेन डिफरेंस बिटवीन डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस की। चलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम कुछ सेंटेंस को अब मिलाने की, जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम एक को रिलेटिव क्लॉज यहाँ पर बनाएंगे। जॉइनिंग टू सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स। देखिए पहला सेंटेंस में लिया है, दो सेंटेंस जो है, विराट इज ए क्रिकेटर, फुल स्टॉप, के बाद ही लिव्स इन मुंबई। अगर हमें इन दो सेंटेंस को मिलाना होगा तो एक को हमें रिलेटिव क्लॉज बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे आप देखिए, विराट हु इज ए क्रिकेटर लिव्स इन मुंबई। तो हमने वहां पे ये जो वाला हिस्सा है हु इज ए क्रिकेटर, ये एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, लेकिन हमने दोनों सेंटेंस को यहाँ पे मिला दिया और एक सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट इज एन आर्किटेक्ट इज ए पर्सन, फुल स्टॉप, ही डिजाइन्स बिल्डिंग्स। अगर इन दो सेंटेंस को भी हम मिलाएं यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे एन आर्किटेक्ट इज ए पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स। तो इस सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं कि हमने दो सेंटेंस को मिलाया और एक ही बनाया। तो पहला वाला हिस्सा मेन क्लास है, दूसरा वाला हिस्सा रिलेटिव क्लास है, लेकिन ये रिलेटिव क्लास कौन सा है, हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, ये डिफाइन कर रहा है आर्किटेक्ट को। ऊपर वाली एग्जांपल में विराट हु इज ए क्रिकेटर, तो ये वाला हु इज ए क्रिकेटर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है। चलिए आप थिंग्स के बारे में एक एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 3 सेंटेंस, ब्रिक्स आर बेक्ड मड एंड सैंड, फुल स्टॉप, दीज आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स। अगर इन दो सेंटेंस को भी हम यहाँ मिलाना चाहें तो क्या लिखेंगे, ब्रिक्स विच आर बेक्ड मड एंड सैंड आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स। देखिए यहाँ पे भी हमने दोनों सेंटेंस को मिलाया, एक ही सेंटेंस बना दिया। तो यहाँ पे रिलेटिव क्लास कहाँ पे आता है, ब्रिक्स के बाद, ब्रिक्स विच आर बेक्ड मड एंड सैंड। तो विच आर बेक्ड मड एंड सैंड ये वाला हिस्सा रिलेटिव क्लास है, बाकी ब्रिक्स विच आर बेक्ड मड एंड सैंड आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स। तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। तो ये इसमें जो रिलेटिव क्लास है वो भी नॉन डिफाइंड। यहाँ पे हमने विच यूज क्यों किया, बिल्कुल क्योंकि हमने थिंग्स के बारे में कहा, ब्रिक्स विच आर बेक्ड मड एंड सैंड आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट रिलेटिव क्लास, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास. I hope you understand the topic. We will come with next topic related to grammar. Till then, take care. Have a nice time.